तो दोस्तों आज मैं 80 नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा पर पेश है। वैसे हर एक इंसान को इस मूवी को देखना और समझना जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम एक परिमा नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी किसी ने ब्रूटली रेप करके ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया होता। अब परिमा की हालत ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके साथ कितना दरिंदगी हुई है। तो दोस्तों ये दृश्य दिल दहला देने वाला होता है। खैर जो भी हो, अब कहानी पीछे जाती है। मतलब कि आइए अब परिमा के बारे में जानते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और इसके साथ रेप कैसे हुई। तो दोस्तों शहर के अंदर एक छोटे से घर में एक फैमिली रहती है जिसमें परिमा और उसका हस्बैंड विनय और उनका एक बच्चा था जिसका नाम था ध्रुव। परिमा की बात करें तो वह एक स्कूल टीचर थी। वह विनय कारपोरेट कंपनी में काम करता था। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज भी परिमा की फैमिली सुबह सुबह उठकर अपना काम धंधा पूरा करके ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे और हम नोटिस करेंगे कि वह बहुत ज्यादा खुश थे। वेला परिमा स्कूल के लिए निकल पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ विनय भी जॉब के लिए निकल पड़ता है। तभी हम उसके साथ एक कार्तिक नाम के शख्स को भी देखते हैं जो विनय की ही कंपनी में सुपरवाइजर था। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वेला बॉय दोनों साथ में काम पर जाते। वही उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो कार्तिक अकेले ही आ रहा था। तभी वह देखता है कि ट्रैफिक जाम थी। वह एक गाड़ी के करीब से गुजर रहा था। तभी उसे एक लड़की देख लेती है। अब उसके रिएक्शन से तो यही लगता है कि वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो अब वह लड़की तुरंत गाड़ी से उतरकर कार्तिक के पास आती है और उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा मामला क्लियर हो जाता है। दरअसल दोस्तों इस लड़की का नाम था रावी जो क्रिमिनल लॉयर। वहीं कार्तिक उसका भाई था। रावी कार्तिक को देखकर हैरान थी और उससे काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि कुछ दिन पहले कार्तिक की वाइफ कावेरी का एक्सीडेंट हो गया था। वह लगभग मरने की हालत में थी। वही कार्तिक उस समय काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। कावेरी के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। वह 3 दिन में मरने वाली थी, बट उसकी आखिरी इच्छा थी कि अपने पति कार्तिक से मिल ले। उसने कार्तिक को संदेशा भी भिजवाया था, बट कार्तिक उससे मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि कावेरी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रही, बट फिर भी कार्तिक नहीं आया और कावेरी मर जाती है। उसी वजह से रावी उससे बहुत डांट रही थी कि आखिर वह अपनी वाइफ से मिलने क्यों नहीं आए। वही कार्तिक उसे बताता है कि वह बुरा फंस चुका था, वापस आने की सिचुएशन में नहीं था। अब दोस्तों कार्तिक की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी, आखिर वह क्यों नहीं आया, ये तो नहीं बताया जाता। बट यहाँ पर रावी उसे कावेरी का एक मैसेज देती है। दरअसल दोस्तों कावेरी ने मरते वक्त वॉइस मेल के थ्रू कार्तिक के लिए कुछ बोला था, बट रावी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसे सुने। वेल जो भी हो, वहीं दूसरी तरफ हम परिमा को देखते हैं। वह स्कूल से वापस आकर एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वह अपनी फ्रेंड के साथ खूब डांस करती है। वही विनय भी वहाँ पहुँच चुका था। वह देखता है कि परिमा बहुत ज्यादा खुश है और उसे घर आने में टाइम लग सकता है, इसलिए विनय उसे बिना डिस्टर्ब करे वहाँ से चला आता है। मतलब कि विनय अकेले ही घर आ जाता। वही पार्टी खत्म होने के बाद परिमा भी घर के लिए निकल पड़ती है, बट रात ज्यादा हो चुकी थी। परिमा सुनसान सड़क पर जा रही थी, तभी कुछ लड़के उसे पकड़ लेते। वो उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते। अब परिमा तो उनसे बहुत बचने की कोशिश कर रही थी, बट वह चाहता थे। अब वो लड़के परिमा के साथ गाड़ी में बहुत गलत करते। हम देखते हैं वह चलती ही गाड़ी में उसके साथ गलत कर रहे थे। मतलब कि दोस्तों उसका ब्रूटली रेप करके वही ट्रेन की पटरी पर फेंक देते और फिर वहाँ से भाग जाते। अब वो लड़के भी चलाते। वह जानते थे कि अगर जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो फंस सकते थे, इसलिए लड़के सबसे पहले अपनी गाड़ी धुलवाते हैं ताकि कोई सबूत न मिल सके। और तो और वह अपने कपड़े बदलकर उन गंदे हुए कपड़ों को जला देते, या यूं कहें कि अपने हिसाब से सारे सबूत मिटाकर एक शादी में चले जाते। अब अगले सुबह एक शख्स को परिमा की बॉडी मिलती है। अब परिमा मरी हालत में थी। वह शख्स उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं जब विनय को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने बेटे ध्रुव के साथ वहाँ जाता है। हालांकि विनय को पूरी तरह से पता नहीं था, बट हॉस्पिटल जाते ही उसे सारी सच्चाई पता चलती है, जिससे जानकर विनय की रूह कांप जाती। अब विनय को बहुत ज्यादा पछतावा था क्योंकि विनय अगर रात को परिमा को अकेले छोड़कर नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, इसलिए उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। वह हर एक चीज को बारीकी से देख रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर एक संजय नाम की एसआई की एंट्री होती है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। संजय उस जगह का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिससे उसे एक कार दिखाई देती है। अब संजय वो कार मिल चुकी थी जिसमें परिमा का रेप हुआ था। संजय उस कार के नंबर प्लेट से समझ पाता है कि ये कार किसकी है।
वेल अब छानबीन करने से उसे उन 4 लड़कों के बारे में पता चल चुका था। संजय बारी बारी से उन लड़कों को गिरफ्तार करता है और फिर पुलिस स्टेशन ले जाता है। जैसे कि उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाना था तो उन लड़कों के पक्ष में एक लॉयर आता है जिसका नाम था नवरत्न। अब नवरत्न की बात करें तो उसका बहुत ज्यादा रौला था, या यूं कहें कि उसका बहुत ज्यादा नाम था, और तो और किसी भी केस को बड़ी ही आसानी से जीत जाता था। इसी बीच हम एक दीपराज नाम के शख्स के बारे में जानते हैं। दीपराज बहुत अमीर आदमी था। दरअसल दोस्तों, जिन लड़कों को पकड़ा गया था ना, उनमें एक निक्का नाम का भी लड़का था जो दीपराज का ही लड़का था। इसी वजह से दीपराज बहुत ज्यादा परेशान था। वह नवरत्न से कहता है कि उसके बेटे की शादी होने वाली है, इसलिए किसी तरह उसे छुड़ा ले। अब नवरत्न उन 4 लड़कों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। वह एक झूठी कहानी बनाता है। नवरत्न का कहना था कि वह लड़के एक शादी में जा रहे थे, तभी उनके ऊपर कुछ लड़के हमला करते हैं और फिर उनकी कार चुराकर भाग गए। इसके बाद शायद उन्हीं लोगों ने परिमा के साथ गलत किया और फिर कार को छोड़कर भाग गए होंगे, जिस वजह से ये चारों फंस गए। अब दोस्तों, नवरत्न ने तो बड़ी ही सफाई से अपनी बात रखती थी, बट उन लड़कों को बेल नहीं मिलती। जज उन्हें 4 दिन के लिए रिमांड पर रखने का ऑर्डर देता है। अब सुनवाई खत्म होती है। उसके बाद हम परिमा को देखते हैं जिसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, बट उसको हर हाल में इंसाफ चाहिए था। वहीं विनय भी काफी ज्यादा सैड रहने लगा था। इसी बीच हम विनय के दोस्त कार्तिक को भी देखे जो उसके साथ ही था। कार्तिक यहीं पर अपने वाइफ कावेरी की रिकॉर्डिंग भी सुनता है, जिसे सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे खूब पछतावा हो रहा था। अब जैसा कि कार्तिक विनय और परिमा के दुख दर्द को महसूस कर रहा था, इसलिए वह भी चाहता था कि इनको इंसाफ मिले, इसलिए वह राबी को इस केस को लड़ने को बोलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज भी मालूम पड़ता है कि कार्तिक की वाइफ कावेरी भी एक लॉयर थी, जिसके साथ कावेरी काम करती थी, इसके साथ राबी काम करती थी। तो कार्तिक के कहने पर राबी इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाती। अब दोस्तों, कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर परिमा की तरफ से राबी केस लड़ रही थी और अपोजिशन साइड से नवरत्न था। अब नवरत्न अपनी बात रखता है, वह वही बात फिर से दोहराता है। उसका कहना था कि वह एक शादी अटेंड करने जा रहे थे, तभी कुछ लोग उन पर हमला किए और उनकी कार चुराकर भाग गए। उसके बाद वह लड़के वहां से निकलकर जैसे तैसे बस पकड़कर शादी में गए। उसके बाद उन्होंने कार चोरी होने का FIR भी लिखवाया। दोस्तों, यहाँ पर नवरत्न ने सारा मामला फिट कर दिया था, यहाँ तक कि वह हर एक चीज का एग्जैक्ट टाइम भी बता रहा था। और तो और उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी झोल झाल कर दिया था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में उन लड़कों के DNA मैच नहीं होती। ये देखकर राबी को समझ आ चुका था कि ये पैसे के बल पर सब कुछ कर रहे हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चेंज कर दिए। इसलिए राबी जज से कहती कि वह दोबारा से परिमा का टेस्ट कराना चाहती है। वेल, अब जज वसुधा उसकी बात मान जाती है और एक बार फिर से टेस्ट कराने का परमिशन दे देती है। हालांकि नवरत्न बहुत रोकने की कोशिश करता है कि दोबारा से टेस्ट ना हो, बट जज साहिबा नहीं मानती। वह दोबारा से परमिशन दे देती है। उसके बाद राबी परिमा से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो उससे सारी बातें पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। राबी उन 4 लड़कों के बारे में पूछ रही थी, बट परिमा का कहना था कि वह 4 नहीं थे बल्कि 5 थे। परिमा तो उस लड़के का नाम भी जानती थी जिसका नाम था समीर। परिमा बताती कि वह गाड़ी से नीचे उतर गया था। तो दोस्तों, समीर वही लड़का था जो परिमा के साथ सबसे पहले गलत करता है और फिर उतर जाता है। अब राबी समीर के बारे में जानकर हैरान थी, क्योंकि एक्यूज के तौर पर सिर्फ 4 लड़कों का नाम लिखा था और समीर के बारे में तो किसी को पता भी नहीं था। वेल, अब राबी पुलिस को समीर नाम के लड़के के बारे में बताती है। पुलिस उन 4 लड़कों को पीट पीट कर समीर के बारे में पूछ रहे थे, बट वह कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वो पकड़ा गया तो वो फंस जाएंगे, इसलिए उसको ना जानने का नाटक करते। अब अगली हेयरिंग पर नवरत्न भारी पड़ता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था और तो और उसने रिपोर्ट फिर से बदलवा दी थी। नवरत्न कहता है कि अब तो फिर से रिपोर्ट में DNA मैच नहीं हुआ, जिससे साबित होता है कि लड़के निर्दोष है। वही राबी नवरत्न से पुलिस स्टेशन में FIR वाला सबूत मांग रही थी। उसका कहना था कि अगर वह लड़के उस रात पुलिस स्टेशन FIR लिखवाने गए थे तो पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज में उनका चेहरा जरूर आया होगा। तो राबी वही सबूत मांग रही थी, बट इस बार राबी की बात नहीं मान जाती, जिससे जज वसुधा उन लड़कों को बेल दे देती है। अब इस वजह से सभी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह लड़के पैसे और पावर के दम पर रिहा हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपराज अपने बेटे निक्का को लेकर घर जाता है। वहाँ जाते ही पता चलता है कि निक्का की माँ को कुछ नहीं पता था, पर दीपराज तो असली सच्चाई जानता था। उसे पता था कि निक्का ने उस रात लड़की के साथ गलत किया था। वह निक्का को बहुत डांटता है। वही निक्का का कहना था कि उसने कुछ नहीं किया था, वह सिर्फ गाड़ी ही चला रहा था। दीपराज का कहना था कि
वह उस टाइम उनके साथ था, जिससे वह भी गुनहगार है। तो दोस्तों यहाँ पर दीपराज अपनी बेटी को बहुत डांटता है। उसके बाद हम परिमा को देखते हैं जो घर वापस आ चुकी थी। परिमा को बार बार वही चीजें सता रही थी, वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, मतलब कि उस हादसे को भुला नहीं पा रही थी। उसके बाद परिमा को लगता है कि वह घर पर रहेगी तो उस चीज को भूल नहीं पाएगी, इसलिए वह फिर से स्कूल जाना चाहती ताकि वह एक बार फिर से जिंदगी जी सके। बट दोस्तों परिमा जैसे स्कूल की प्रिंसिपल से मिलती है ना, उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि दोस्तों परिमा प्रिंसिपल से कहती है कि वह फिर से बच्चों को पढ़ाना चाह रही है, इसलिए वह कल से ड्यूटी ज्वाइन करेगी। बट प्रिंसिपल उसे मना करती है। उसका कहना था कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चों को उसके बारे में पता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। परिमा का कहना था कि अगर वह जानते भी हैं तो कुछ दिन में भूल जाएंगे। अब प्रिंसिपल उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखाती है, जिससे पता चलता है कि परिमा जिन बच्चों को पढ़ाती थी ना, वही उसके बारे में गलत सलत बोल रही थी। यहाँ तक कि एक लड़के ने बोला था कि काश उस समय वह भी गाड़ी में होता। अब ये जानकर परिमा का दिल दहल जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन बच्चों को वह अपना समझकर पढ़ा रही थी वही उसका मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर परिमा स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाती। उसके बाद रावी परिमा को लेकर उन चारों लड़कों के पास जाती ताकि वह उनको पहचान सके। अब परिमा उन लड़कों को पहचान नहीं पाती। वह बताती कुछ टाइम उसकी आंखें बंद थी, इसलिए उनका चेहरा देख नहीं पाई। हालांकि उसने सिर्फ उनकी आवाज सुनी थी। अब परिमा को उन लड़कों की आवाज भी सुनाई जाती है, बट फिर भी वो कंफ्यूज थी। तो दोस्तों यहाँ पर परिमा उन लड़कों को पहचान नहीं पाती। अब अगले दिन रावी एक एसआई को कोर्ट में लेकर जाती है, जिसने उन लड़कों की एफआईआर लिखी थी। रावी जज को बताती है कि इसने फिर से सीसीटीवी फुटेज नहीं लाया। अब एसआई बताता है कि सीसीटीवी फुटेज अफसर छुट्टी पर है और उसके पीसी का पासवर्ड भी किसी को पता नहीं। अब सुनते ही जज उसे कॉल करने को बोलते। एसआई तुरंत कॉल करता है, बट वह शख्स फोन नहीं उठाता, जिससे जज वसुधा कहती है कि वह अगली बार सीसीटीवी फुटेज जरूर लाएगा। उसके बाद दोस्तों एक कांड हो जाता है। हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में एक शख्स आता है। उसके पास ब्लैक कार थी और ब्लैक छतरी थी। वह उन्हीं चारों में से एक हैरी नाम के लड़की को उसी जगह पर गोली मार देता है जहाँ पर परिमा को फेंका था। इससे यही समझ आता है कि कोई तो है जो परिमा का बदला ले रहा है। अब वो शख्स कौन था ये किसी को पता नहीं। अब ये बात उन्हीं चारों में से एक लड़की को पता चलती है। वह घबरा जाता है कि उसे भी मार दिया जाएगा, जिस वजह से वह अपनी बहन को सारी बातें बताता है, जैसा कि उन्होंने ही उस लड़की के साथ गलत किया था। उसके बाद अगली सुनवाई आती है। अब वो दिन आ चुका था। आज अपोजिशन पार्टी को सीसीटीवी फुटेज पेश करना था, बट उन्होंने तो एक बहाना बनाया था। वह जज को बताते हैं कि जब वह लड़के एफआईआर लिखवाने आए थे तो उसी वक्त बंदर ने सीसीटीवी कैमरे का वायर काट दिया था, जिससे 1 घंटे के लिए कैमरा बंद हो चुका था। उस वजह से उस समय का फुटेज नहीं है। अब कुछ इस तरह वह अपनी बात रखते। हालांकि रावी को ये बात पता चल चुकी थी कि वह झूठ बोल रहे हैं। अब अगले दिन रावी उस जगह जाती है जहाँ पर उन चारों लड़कों ने अपने कपड़े जलाए थे। वही उसके साथ इंस्पेक्टर संजय भी था। अब संजय रावी को बताता है कि उस रात उन्होंने यहाँ पर अपने कपड़े जलाए और फिर पास की ही दुकान में जाकर नए कपड़े खरीदे। रावी उस शॉप पर भी जाना चाहती थी, पर संजय बताता है कि उस शॉप के ऑनर को दीपराज ने कॉल किया था। उसने ही उन्हें कपड़े देने को बोला था, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रावी को समझ आ चुका था कि पुलिस भी दीपराज के साथ मिली हुई है। वह भी उन चारों लड़कों को बचाने में लगे हुए। वहीं दीपराज को लगता है कि रावी केस को जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वह उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, जिससे दिक्कत हो सकती है। इसी डर से वह रावी से मिलना चाहता था। अब अगले दिन नवरत्न रावी को लेकर दीपराज के पास जाता है। दीपराज यहाँ पर उससे सेटलमेंट करना चाहता था। उसका कहना था कि वह उसके बेटे को छोड़ दे, जिसके बदले वह उसे पैसे भी देने को तैयार था, और तो और वह उसे विदेश भी सेटल कर देगा। बट रावी नहीं मानती। वह कहती कि उसका बेटा सरकारी गवाह बन जाए, जिससे उसे सिर्फ 2.5 साल की सजा होगी और फिर वह छूट जाएगा। बट दीपराज का कहना था कि उसका बेटा बहुत छोटा है, वह ये सब नहीं सह पाएगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। ना तो दीपराज अपने बेटे को सरकारी गवाह बनाने को तैयार और ना ही रावी उन्हें छोड़ने को तैयार थी। उसके बाद दोस्तों एक और कांड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी अनजान शख्स को देखते हैं जिसके हाथ में छतरी थी। वह देखता है कि दीपराज का बेटा निक्का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने आया था।
था तभी भीड़ में वह शख्स उसे चाकू मारकर भाग जाता है, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ संजय ने उस शॉप के ऑनर का वीडियो बनाया था जो रावी को दिखा रहा था। दरअसल दोस्तों, संजय ने शॉप के ऑनर को पीट कर उससे सब कुछ उगलवा लिया था, बट उसने एक गलती करी थी। वह जब वीडियो बना रहा था ना, उसके हाथ में गन थी जो उस वीडियो में दिखाई दे रही थी। ये देखकर रावी से बताती कि ये सबूत रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जबरदस्ती गवाही दिलाया गया, कोई इसे मानने को तैयार भी नहीं होगा। तो यहाँ पर रावी से कहती कि सिर्फ एक आदमी से गवाही दिलाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो पूरा सिस्टम बिका हुआ है। वहीं संजय को भी मालूम था कि उसका सीनियर उनके साथ मिला हुआ है, बट संजय कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह उनके खिलाफ गया तो उसे भी फंसा दिया जाए, इसलिए कुछ नहीं करता। उसके बाद रावी कार्तिक के बॉस से मिलती है जिसका नाम था बासु। अब बासु से पता चलता है कि कार्तिक एक अंडर कवर मिशन पर था। वह बासु के लिए ही काम करता था, बट कुछ दिनों से उसका काम छोड़ दिया था, जिस वजह से बासु रावी से कहता है कि वह उसे मना दे। तो दोस्तों, अब रावी को कार्तिक पर शक हो चुका था। वह जान चुकी थी कि जो काली छतरी वाला शख्स है ना, वह कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही है, वही निक्का को मारा है। अब रावी कार्तिक को बहुत डांटती है। वह उससे पूछती है कि जो इंसान अपनी बीवी के मरने में नहीं आया, वह दूसरे की बीवी को देखने के लिए हर रोज हॉस्पिटल जाता है और तो और हर एक हियरिंग में मौजूद रहता है। अब रावी उससे बहुत कुछ पूछती है, बट कार्तिक तो सिर्फ चुपचाप सुन रहा था, वह कुछ नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ संजय ने समीर का पता लगा लिया था, मतलब कि पांचवा शख्स। अब संजय समीर को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रहा, बट समीर उसे खरीदने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वह उसे तुरंत दे देगा, बट उसे छोड़ दे। बट संजय बहुत गुस्से में था। वह समीर को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारता है। उसके बाद पहली बार रावी परिमा को कोर्ट लाई थी। वह उसे बहुत मोटिवेट की होती है कि उसे डरना नहीं है और सबके सामने बेझिझक सब कुछ बोल देना है। अब दोस्तों, फिर से सुनवाई स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि नवरत्न परिमा से गंदे गंदे सवाल पूछ रहा था, मतलब कि असली, जिसका जवाब देना परिमा को ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि परिमा बहुत डरी होती है। वह यहाँ पर अपना फेस ढकी होती है क्योंकि वह किसी का सामना करने से डर रही थी। नवरत्न उसे पूछता है कि क्या उसने उन लड़कों का चेहरा देखा था। अब परिमा बताती कि नहीं, उसे उनका चेहरा याद नहीं है क्योंकि वह ठीक हालत में नहीं थी। अब जैसा कि परिमा उनका चेहरा नहीं देखी थी, जिस वजह से नवरत्न जैसे कहता है कि जब उसने उन्हें देखा ही नहीं तो वह लड़के कैसे गुनहगार है। अब यहाँ पर परिमा अपने मुंह से दुपट्टा हटाती है और वे बेझिझक सारी बातें बताती। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था तो केस को अगली डेट दे दी जाती। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज होती है, जैसा कि छतरी वाला इंसान उन दरिंदों को मार कर इंसाफ दिला रहा था, जिस वजह से वह जनता की नजर में हीरो था। बट जब यही बात रावी से मीडिया वाले पूछते हैं तो वह उसे हीरो मानने को तैयार नहीं थी। मतलब कि छतरी वाले को भला बुरा बोलती है जिससे उसके फैंस भड़क जाते। और फिर जब अगले दिन कोर्ट में आती है ना, तो एक शख्स उसके मुंह पर इंक फेंक देता है और छतरी वाले शख्स का नारा लगा रहा। अब कोर्ट की सुनवाई में रावी जज से कहती कि जब हमने सीसीटीवी फुटेज मांगा तो उन्होंने बताया कि बंदर ने वायर कर दिया था, जिससे फुटेज नहीं है। बट उस रात उन चारों लड़कों ने जिस शॉप से कपड़े खरीदे थे ना, वहाँ पर दीप राज ने 3 बजे कॉल क्यों किया था। अब रावी शॉप के मालिक को बुलाती है। शॉप का मालिक बताता है कि उस रात उनके फोन से गलती से कॉल लग गया था। अब रावी बताती कि गलती से नहीं लगा था, अगर गलती से लगता तो 3.5 मिनट बात नहीं होती। उसके बाद रावी फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी सवाल उठाती है क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने रिपोर्ट को बदल दिया है। इसलिए वह संजय को बुलाती है, उससे पूछती है कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट को बदला जा सकता है। अब संजय तो कंफ्यूज था, वह बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसने भी कई बार रिश्वत ली, जिससे वह जानता था कि अगर उनके खिलाफ बोला तो उसे भी फंसा दिया जाएगा, जिस वजह से वह संकोच कर रहा था। बट इतने में नवरत्न गलती कर देता है। वह उसके बोलने से पहले ही संजय के बारे में गलत सलत बोलने लगता है। उसका कहना था कि संजय पर कई बार रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, ये घूसखोर अफसर है, क्या पता इस बार भी घुस लिया हो। अब ये सुनते ही संजय को गुस्सा आ जाता है। वह सारी सच्चाई बताता, या यूं कहे कि वह पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कि कौन कौन उनसे मिला और तो और फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये भी बात संजय बता देते हैं। अब हियरिंग खत्म हो जाती। उसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं जो अपनी वाइफ की आखिरी बात याद कर रहा था, जिसमें उसे बोल रही थी कि वह अपना काम खत्म करके आराम से आएगा और तो और रावी बहुत अच्छी लड़की है, वह उसका ख्याल रखे। तो दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक को समझ आ चुका था कि वह जो काम कर रहा था गलत था, मतलब कि जो वह लोगों को मार रहा था ना, उससे इंसाफ नहीं मिलता। इसी वजह से कार्तिक को पछतावा था
कि उसने गलत किया। वही अपने बॉसू को भी उसका काम करने से इनकार कर देता है। अब अगली सुबह केस की लास्ट सुनवाई थी। इस बार रावी स्कूल के बच्चों को भी लाई थी। ये देखकर जज वसुधा को थोड़ा अजीब लगता है। वह उन बच्चों को कोर्ट से बाहर भेजना चाहते थे क्योंकि केस सेंसिटिव था, इसलिए बच्चों के सामने डिस्कस करना ठीक नहीं था। तभी रावी कहती कि वैसे भी सभी बच्चों को बाहर पता ही चल रहा है, इसलिए यहाँ होना कोई बड़ी बात। अब रावी अपनी बात रख वह समीर के बेटी को लाई थी। अब उसके बेटी से पता चलता है कि उस रात सबसे पहले समीर ने ही उस परिमा के साथ गलत किया था और उस गाड़ी से उतर गया। वहीं जब घर आया तो उसने सबसे पहले अपनी फेवरेट शर्ट को चला दिया। वहीं ये सब करते भी उसकी बेटी उसे देख रही थी। वह ये भी बताती कि उस रात उसके पिता की गर्दन पर चोट के निशान भी थे। उसके बाद रावी जज को एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए बताती है कि जिस टाइम पर हमें बताया गया था कि थाने में एफआईआर लिखवा रहे थे, उसी टाइम पर वह दिल्ली से दूर लगभग 45 किलोमीटर पर एक दुकान पर सिगरेट लेने के लिए उतरे थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेम टाइम पर दो जगह कैसे जा सकते हैं? उसके बाद नवरत्न समीर की बेटी से सवाल पूछता है। वह उससे ऊट पटांग सवाल पूछ रहा था जो उसके लिए बहुत गलत। नवरत्न का पूछना था कि क्या उसका पिता रेप कर सकता है। आखिर उसको कैसे पता कि उसका पिता उस रात रेप करके आया था? अब नवरत्न बार बार उस लड़की को फोर्स कर रहा था। वही रावी बार बार उसे रोक रही थी कि वह उससे ये सब सवाल न पूछे, बट नवरत्न नहीं मानता। वह लगातार उसे फोर्स कर रहा था। तभी लड़की बताती है कि उस रात का तो पता नहीं, बट उसने उसकी माँ के साथ रेप किया था। अभी सुनते ही सभी शौक थे। अब यहाँ पर रावी एक केस के बारे में बताती है। दरअसल दोस्तों, ऐसा ही मुद्दा 2012 में आया था जिसमें एक्यूज्ड समीर ही था। उसने उस टाइम एक लड़की का रेप किया था। वहीं इंसाफ के तौर पर समीर को उस लड़की से शादी करनी पड़ी थी। तो रावी के कहने का मतलब था कि ये इंसाफ नहीं होता। जज ने तो अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने सोचा इंसाफ हो गया, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। वह लड़की उसे आदमी को अपना पति मानकर इतने सालों से लड़ रही है। उसने उसका बच्चा पैदा किया और जिसने उसकी माँ के साथ गलत किया, उसकी लड़की उसके दोषी को बाप कहते आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर रावी काफी इमोशनल तरीके से जज को सारी बातें बताती है। मतलब जज भी सब कुछ समझ चुकी थी। वह उन लड़कों को सजा सुना देती है और जो लोग उनकी मदद कर रहे थे ना, मतलब कि पुलिस वाले, जज उन पर भी जांच बिठाने को बोलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो परिमा को न्याय मिल चुका था, बट कार्तिक का क्या, जिसने उन दो लड़कों को मारा था? हम देखते हैं कि कार्तिक ने गिल्ट में आकर सरेंडर कर दिया था। अब उसको कोर्ट लाया जा रहा था, तभी कोर्ट के बाहर दीप आ जाता है। दरअसल वह अपने बेटे निक्का का बदला लेने आया था। वह कार्तिक को गोली मार देता है। वही रावी भी वहाँ पर मौजूद थी। वह कार्तिक को बचाने की कोशिश करती है, बट खून ज्यादा बह चुका था जिससे कार्तिक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में हर समय ऐसी घटना होती रहती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे रावी ने हियरिंग के दौरान ये भी बताया था कि जब परिमा का रेप हुआ था ना, तो उस टाइम पूरे भारत में 80 रेप हुए थे। उसका कहना था कि अभी तो 76 केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और तो और केस में पीड़ित का नाम भी नहीं पता कि किसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये भले ही फिल्म है, बट ये समाज का आईना है। हमें इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारे देश की लड़कियां अकेले में सुरक्षित महसूस कर सके। वेल, जो भी हो, आपको कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताएं।